Hello everyone, I welcome you all on the beautiful platform of MetaBacillus. Today we are going to deal with the syllabus of class 8th biology. Here I am present to make the content so much simpler for you. जो भी क्लास 8th का बायोलॉजी का सेगमेंट है उसको मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को। आज एक ओवरव्यू डिस्कशन है कि हम लोगों को कौन कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है और उन चैप्टर्स के बीच का जो एक साइनेप्टिक शॉर्ट फॉर्म ऑफ द सिलेबस होता है वो मैं आप लोगों को आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप कह लो वो देने जा रहा हूँ। तो क्लास 8th का बायोलॉजी सिलेबस में 8th का बायोलॉजी सिलेबस 10th के बायो सिलेबस से और 10th का 12th से कहीं ना कहीं सिमिलर, एक कह सकते हैं फॉर्म ऑफ सिमिलैरिटी दोनों के बीच में देखने को मिल जाता है ईजिली। जो क्लास 8th का बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो सबसे पहला चैप्टर है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पूरे प्रोसेस को पढ़ते हैं कि आखिर एग्रीकल्चर डिवोटेड चैप्टर है ये। इसमें सिर्फ हम लोग एक प्लांट प्रोडक्शन से लेकर के उसको कैसे हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, सॉइल प्रिपरेशन से लेकर के साथ साथ कैसे कौन से सीज़न में कौन से फसल को लगाते हैं और हार्वेस्ट कैसे करते हैं, वो जो हमारा एंड टर्मिनल स्टेज हो गया, फिर लास्ट में स्टोर कैसे किया जाता है और साथ में वाटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है वो क्रॉप को कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो दो पार्ट में चैप्टर बटा हुआ है। एक हो गया क्रॉप मैनेजमेंट और क्रॉप प्रोडक्शन और दूसरा हो गया मैनेजमेंट। क्योंकि अगर हम लोग केवल जो भी फसल है उसको तैयार प्रोड्यूस तो कर लिए, लेकिन अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएंगे तो वेस्टेज ऑफ क्रॉप्स हो जाएगा, जो कि एट द एंड हम लोगों को कोई फ़ायदा होने वाला या फिर मिलने वाला उस चीज़ों से नहीं है। इसी तरह दूसरा चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। क्या है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म? हम लोग का जब भी जिक्र आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम लोगों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का नीड पड़ता है। तो क्या सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों के लिए हार्मफुल होते हैं? नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा हम लोग क्यों कहते हैं, सपोज जैसे कोई ऑर्गेनिज्म, एक एग्जांपल लेते हैं अर्थवॉर्म, उसको फार्मर्स फ्रेंड क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे डिकम्पोजिशन जो भी सॉइल में परफॉर्म करते हैं और उससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट सॉइल का मेंटेन रहता है। तो उसी तरह बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, अदर फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हम लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। वो क्या करते हैं ना, सॉइल को इनरिच करते हैं न्यूट्रिएंट्स में। सॉइल को नहीं, ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके प्रोडक्ट से हम लोग बहुत सारा दवाई हो गया, खाने पीने का सामान हो गया, वो बनाते हैं। तो क्या कहना, ये कहना सही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म केवल हमारे दोस्त होते हैं? नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए दुश्मन का भी काम कर देते हैं अगर वो पैथोजेनिक हो। पैथोजेनिक मतलब हो गया कि हमारे बॉडी में आकर के किसी भी फॉर्म ऑफ डिजीज को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये इसका दोनों सिग्निफिकेंस है। तीसरे चैप्टर में अगर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो वो ये है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो क्या तुम लोग के मन में जनरली डाउट आता होगा कि क्यों बचाना ज़रूरी है प्लांट्स को, एनिमल्स को? ये धरती केवल हम इंसानों का रहा है और इंसानों का ही रहेगा? नहीं, ऐसा कहना कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन कर प्लांट्स है। आप लोग तो जानते होंगे कि प्लांट से ही हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, प्लांट्स, हम लोग इंसानों के आने से पहले ही प्लांट आ चुका है धरती पे, तो कहीं ना कहीं इसका सिग्निफिकेंस हम लोगों के एग्जिस्टेंस से तो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो इस दोनों प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में जो बना हुआ इकोसिस्टम है वही कहीं ना कहीं आज के टाइम पे स्टेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसको कंजर्व करना, नहीं, मेरा कहने का मतलब हो गया कि नहीं, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे नहीं बर्बाद कर दो इन चीज़ों को, क्या केवल हम लोग इंसानों की धरती रहेगी? नहीं, ऐसा कहना कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पूरे हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा। एक चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हाँ, यहाँ पे जैसे ही सेल का नाम लग जाता है ना, ये सारे चैप्टर तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लग रहा था कि सोशल स्टडीज़ का चैप्टर है तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। लेकिन जैसे ही सेल का नाम आ जाता है ना, सेल, टिश्यू, डाइवर्सिटी, तो यहाँ से इंटरेस्ट ऑटोमेटिक बायोलॉजी में कम होने लग जाता है। है क्या सेल? दिखता तो नहीं है, दिखता तो हमको बैक्टीरिया भी नहीं है, लेकिन उसका अगर यूजेस पढ़ते हैं तो हम लोगों को मज़ा आता है। तो सेल क्या है? जनरली भाषा में अगर मेरे से पूछा जाए ना कि सेल क्या, कैसे डिफाइन करोगे? केवल अगर एक इंट्रोडक्शन दे देना कि आवर बॉडी इज़ मेड अ कंपोज्ड ऑफ सेल, जो एक नॉर्मल टेक्निकल डेफिनेशन है, तो वहाँ से चीज़ें फील में नहीं आता है कि क्या है, मन में कोई इमेज ही नहीं आता है। एनसीईआरटी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए हुए, उस एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर हम तुमको बताने जाए ना तो समझ में ये आएगा कि जिस तरह हम लोग कोई एक घर को बनाते हैं, ठीक है, घर किससे मिलके बन रहा होता है? ईंट। एक छोटी छोटी जो ब्रिक्स होती हैं
उससे कहीं ना कहीं हमारा एक घर तैयार होता है। तो उस घर से एक ईंट को निकाल लो और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करो, कितना चौड़ा है, किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, फिर उसको इस चीज़ से रिलेट कर दूंगा। उसका क्या साइज़ है, कितना मतलब कौन सी मिट्टी से मिलके बना हुआ है। तो आपको एक ओवरऑल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट घर का क्या हो गया, ईंट। तो उसको पढ़ने को मतलब वो समझने को मिल जाएगा। उसी तरह हमारा जो बॉडी है ना, वो बहुत सारे सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। तो सर सेल्स तो ठीक है, समझ में आ गया। सेल ऑर्गेनेल क्या होता है उस पर भी आएंगे। उससे पहले सेल को अच्छे से पहले कर लेते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो मिलियंस ऑफ सेल से मिलके कंपोज है। ठीक है, तो सर क्या अलग अलग तरह के सेल से मिलके बना होगा? अलग अलग सेल से मिलके बना हुआ होगा। सेल से सर अच्छा, बहुत सारे सेल को एक्यूमुलेट कर देंगे तो उससे क्या बनेगा? उसी से हम लोग हमारा टिश्यू बनता है। जब बहुत सारे सेल्स का एग्रीगेशन एक साथ होता है उससे टिश्यू बनता है। टिश्यू से फर्दर ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड फर्दर हमारा ह्यूमन बॉडी तैयार होता है। तो सर क्या इसका स्ट्रक्चर में क्या पढ़े? स्ट्रक्चर में जब हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर कोई भी नॉर्मल सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो है सेल वॉल प्रेजेंट रहता है और एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट रहता है। अच्छा, तो इससे क्या हो गया? इसका अलग अलग यूजेज है ना। प्लांट्स के केस में प्लांट का ओवरऑल सब चीज़ अलग होता है, एनिमल्स के केस में अलग होता है। अच्छा ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा है, बता रहा हूँ। कहाँ देखेंगे? माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के बाद हमको क्या क्या नज़र आएगा? सेल आएगा, सेल्स का कुछ पार्ट नज़र आएगा। सेल्स के अंदर के जो पार्ट्स प्रेजेंट रहता है जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इन द केस ऑफ प्लांट। तो क्या है ये सब? ये सब सेल के अंदर का वो कंपोनेंट है जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है और एक सेल के सर्वाइवल में हेल्प करता है। तो जब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे होंगे तो इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि सेल ऐसा है कि इसका यूजेज आपको 8 में इंट्रोडक्शन है, 9th में यूजेज आएगा, 10th में आएगा। इसी में आता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच का क्या डिफरेंसेस है। और फिर सेल्स को ख़त्म करने के बाद हम लोग अगले टॉपिक पे आएंगे जो कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स होगा। प्लांट के अंदर भी रिप्रोडक्शन होता है और जो कि दोनों फॉर्म, एनिमल्स और प्लांट दोनों में, फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो कंप्लीट डिटेल्स में जाएंगे इन चैप्टर्स के। अगला जो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो तुमको पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा डॉन्ट्स है ना जो तुमको उस एज में, जिस एज में तुम हो अभी, इसमें करने के लिए नहीं होता है। वो है द रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंट। इसमें हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं इसमें, जब भी हम लोग देखेंगे कि जो प्यूबर्टी अटेंड होता है बोथ इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल, तो बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आवाज़ भारी हो जाता है, मस्कुलेचर डेवलप होना स्टार्ट होता है, प्यूबिक हेयर्स का ग्रोथ आ जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे तो हम लोग उसको उस चीज़ में कवर कर रहे होंगे। फिर आया एक इंटरेस्टिंग चैप्टर, तुम इसको समझोगे नहीं कि बायोलॉजी का है या किसका, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तुम्हारा बस चले तो तुम जितना गंदा करना है करते जाओ। दिवाली वगैरह में जो ओवर क्रैकर्स वगैरह, केवल नॉट इन दिवाली, किसी भी सेलिब्रेशन में जो हार्मफुल गैसेस का इमिशन, चाहे वो वेहिकुलर पॉल्यूशन हो या एनी अदर काइंड ऑफ पॉल्यूशन हो जिसमें कि एयर और वाटर का होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से स्टेप से हम लोग कम कर सकते हैं वो पढ़ने वाले हैं इन चीज़ों में। गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव है, एक दो वो पढ़ लेंगे। अच्छा, अब मैं कैसे हेल्प करने वाला हूँ, ये जो सेगमेंट चल रहा है, मेरा काम रहेगा तुम लोगों के चैप्टर्स को बहुत ही आसान भाषा में तुम लोगों तक पहुँचा देना, जिससे कि तुम लोग को ये ना लगे तुम लोग बोर हो रहे हो या फिर ये पढ़ने के पीछे का सिग्निफिकेंस क्या है। हर चैप्टर से पहले आज जो एक ओवरव्यू है, हर चैप्टर की जब लास्ट में कंप्लीट हो जाएगा तो एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट लाइंस रहेंगी वो मैं हाईलाइट करवा दूंगा तुम लोगों को, और जो कि बार बार रिवीजन करने में तुम लोगों को आसानी होगा। हम लोग सारा PYQs को डिस्कस कर रहे होंगे जो कि अलग अलग तरह के, जैसे कि ओलंपियाड हो गया और अदर फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन में आते हैं। 8 तक तो पहले अभी बोर्ड एग्जामिनेशन का है नहीं, लेकिन जो तुम लोगों का टर्मिनल एग्जामिनेशन होगा जो स्कूल्स में तुम लोगों को देना होगा, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा इन सारे लेक्चर से, क्योंकि तुमको एक फॉर्म ऑफ आंसर लिखने आ जाएगा कि अच्छा मुझे बना के कैसे लिखना है आंसर। क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर चीज़ों को रटने पे चले जाओगे ना, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको बिना समझे एक केवल याद करने के लिए चले जाओगे ना, तो ऐसा सब्जेक्ट है कि तुम भूल बहुत जल्दी जाओगे इस चीज़ों को। और तीसरा, इसको याद करने का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट तरीका है, सबसे ईजिएस्ट फॉर्म है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, जो कि मैं करवाऊँगा तुम्हारे साथ साथ, कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, कुछ क्वेश्चन तुम खुद प्रैक्टिस करोगे, फिर हम लोग साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ से कहीं ना कहीं तुम लोगों को हेल्प हो जाएगा। करना क्या है, बस जो कंटिन्यूटी जैसे जैसे लेक्चर्स है उस दिन का टारगेट बस उस दिन को पूरा कर लेना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है।
थैंक यू। मिलते हैं अगले चैप्टर जो कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में। तो आई होप तुम लोगों को मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे साथ में, एंड दिस विल हेल्प। थैंक यू।